सखियों, जब न्याय की बात चलती है तो अक्सर ये कहा जाता है जो महिलाएं होती हैं ना, वो निष्पक्ष न्याय देने में बहुत सक्षम होती हैं और हमारी न्यायपालिका भी इसे मानती है। और आज 10 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाते हैं। तो इस अवसर पर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ से सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पांड्या मैम को, और साथ ही साथ अपर जनपद न्यायाधीश श्रीमती सपना त्रिपाठी मैम को। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम, हम बात कर रहे हैं न्याय की, न्यायपालिका की और महिला न्यायाधीशों की। रंजना मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मानती हैं कि जो भारत के जो मौजूदा कानून की व्यवस्था है, उसमें महिलाओं को सच्चा न्याय दिलाने में क्या हमारा जो कानून है भारत का वो सक्षम है, या किसी बड़े बदलाव की आज भी हमें ज़रूरत है? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो कानून अभी वर्तमान में है जी, ये न्याय दिलाने में सक्षम है, परंतु इसमें बहुत सारी कमियां हैं। और ये जो न्याय की बात हम कर रहे हैं इसमें थोड़ा इम्बैलेंस आ गया है जी, और इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इसमें बदलाव लाने की बिल्कुल आवश्यकता है जी, तभी सही न्याय होगा। खाली महिलाओं के साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी न्याय की आवश्यकता है। जी। तो ये बदलाव की आवश्यकता है। सपना मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? मुझे भी ऐसा लगता है कि जो वर्तमान जो कानून है वो सक्षम तो है, और कोई भी कानून बनता है तो उस पर बहुत एक्सरसाइज होती है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको लेकर उनसे प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद बनता है, पर कानून को लागू करने का इसका जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन वो होना चाहिए। और उसके लिए समय समय पे जो आउटपुट्स इसके आ रहे हैं समाज पे, उसका किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखते हुए उस तरीके से बदलाव जी होना चाहिए। जी। तो आपका कहना है कि जो हमारा भारतीय कानून है वो सक्षम है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो वर्तमान में जो परिस्थितियां बदलती रहती हैं उसके अनुसार जो हमारा कानून है उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता होती रहती है। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बातें हम कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने के लिए कानून हमारा कितना सक्षम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप दोनों महिलाएं हैं, आप दोनों ही न्यायाधीश के पद पर रंजना मैडम ने काम किया है, आप काम कर रही सपना मैडम, क्या आपको कभी अदालत के अंदर खुद से कभी ऐसा लगा कि हमारे साथ कुछ असमानता का व्यवहार हो रहा है, कुछ भेदभाव हुआ? क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? हाँ, ऐसा होता है। मैं ये तो बिल्कुल रूल आउट नहीं करूँगी कि ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा होता है जब किसी जिले में पहली बार कोई महिला सीजेएम होती है या महिला जनपद न्यायाधीश होके जाती हैं, तो एक विचित्र सा माहौल होता है शुरू में जी। वो बात अलग है कि महिला न्यायाधीश क्योंकि डिसिप्लिन्ड होती हैं और स्ट्रिक्ट होती हैं, आउटराइट होती हैं, वेल रेड हैं और वो कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन उन्हें फिर इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एकदम रिकग्निशन बिल्कुल नहीं होता है। आपने भी मेहनत की होगी जब आपकी शुरुआत में पोस्टिंग हुई होगी, कहाँ पे हुई थी? सबसे मेरी पहली पोस्टिंग थी अलीगढ़ में जी, लेकिन एज सीजेएम मैंने काम किया सहारनपुर में जी। तो सहारनपुर में, लेकिन मेरे से पहले एक सीजेएम रही थी तो मुझे उनको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा वो नहीं लगा जी। लेकिन जब मैं कानपुर नगर में पहली बार जिला जज होके गई तो मैं पहली लेडी डिस्ट्रिक्ट जज थी, तो वहाँ बार को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा जी। और वो अजीब उससे देखते थे कि ये कैसे मैनेज करेंगी, ये कैसे एडमिनिस्टर करेंगी, ये कैसे संभालेंगी। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था कानपुर में तब कानपुर देहात और कानपुर सिटी दोनों बार एक ही थी, बहुत बड़ी बार थी और ये कहा जाता है कि भाई उस टाइम एशिया की सबसे बड़ी बार थी और बहुत वकील थे जी। उनको मैनेज करना, स्टाफ को मैनेज करना, लिटिगेंट्स को मैनेज करना, तो उस टाइम ये एक चैलेंज था इतने बड़े जिले को लेडी ऑफिसर एज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज जी। और आपने उसे सफलतापूर्वक उन सभी जो भी चैलेंजेस आए होंगे, पूरी उम्मीद है कि आपने उसे पूरा किया होगा और आप बहुत सफल रही होंगी। जी, मैं वहीं से एलिवेट हुई थी हाई कोर्ट। तो महिलाओं की क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सपना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मैडम के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जब मैडम कानपुर नगर में जिला जज बन के आई थी तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में थी। तो मैडम के आने के पहले ही एक मैसेज आ गया था कि मैडम बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर जब मैडम ने ज्वाइन किया तो हम लोगों ने देख लिया, पर ये डिसिप्लिन होना और स्ट्रिक्ट होना वो अलग बात है कि वो प्रोफेशनली मैडम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस मामले में। लेकिन अगर मैडम का पर्सनली अगर ये मीटिंग वगैरह में मैडम जितने स्ट्रिक्ट ऊपर से दिखती थी ना, उतने ही बिल्कुल सॉफ्ट हैं अंदर से। जी।
तो मैडम का हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिला। तो आपको प्रेरणा मिली होगी रंजना मैडम से बहुत। तो जब आप पहली बार होस्ट हुई होंगी तो क्या आपको कुछ सामना जो करना पड़ा होगा भेदभाव का या समानता को? बिल्कुल बार की तरफ से भी होता है कि वो इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन क्या होता है कि जब हम चेयर पे बैठते हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तब ये नहीं देखते कि हाँ मैं महिला हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं अगर चेयर पे बैठी हूँ तो मैं बस जज हूँ। जी जी बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, तो उससे धीरे धीरे फिर ये सब इग्नोर करो कि कौन क्या सोचता है क्या है, बस हर महिला को अपने अंदर की शक्ति का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए जी, और कम किसी को भी आंकड़े नहीं देना चाहिए, कोई भी नहीं। हर सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर जगह की इम्पोर्टेंस है, वो जगह आपको आपके महत्व को बताता है। जी, और जैसा कि आपने कहा और रंजना पांड्या मैडम ने कहा कि चैलेंजेस आते हैं लेकिन एक जो महिला शक्ति है, महिलाओं की क्षमता है, वो किसी भी पुरुष से कम नहीं है और महिलाओं को स्वयं को सिद्ध करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो सिद्ध होता है और महिलाएं आगे बढ़ती हैं और वो बेटर होता है। जी जी बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेल जो हमारे ब्रदर ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे मेल ऑफिसर्स का ही ज़्यादा सपोर्ट मिला और मुझे जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन यूपी का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें मैं 4 साल अध्यक्ष रही। तो उसमें महिला जजेस का तो सपोर्ट था ही, लेकिन मेल ऑफिसर्स का भी बहुत सपोर्ट था। हाँ, तो आपने सिद्ध किया है स्वयं को, तो इसलिए सभी का सपोर्ट आपको मिला। उसी टेन्योर में मैंने शासन से चाइल्ड केयर लीव का वो कराया था महिलाओं के लिए। अच्छा। हाँ, तो महिला अध्यक्ष होने के कारण मैंने महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा। जी जी, तो देखिए जो चाइल्ड केयर लीव आज महिलाओं को मिल रहा है उसमें हमारी जो मैडम है रंजना पांड्या मैडम, उनका योगदान है और हम सभी महिलाओं को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। और रंजना मैडम, हम आज बात कर रहे हैं 10 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो न्यायपालिकाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है उसे बढ़ाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि महिला जज बहुत अच्छी जज साबित होती है, सख्ती में, डिसिप्लिन में वेल रेड होती हैं और उनमें क्योंकि महिला होने के कारण जो नेचुरली माँ का हृदय होता है वो भी होता है, तो काइंडनेस भी होती है, तो जितनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए उतनी ही कम है। जी, तो जो सहयोग है जो समाज का और सरकार का वो ज़रूर मिलना चाहिए, वो जरूर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सपना मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा भी मानना है कि महिलाओं की भागीदारी और भी होनी चाहिए। वैसे ये अच्छी बात है कि जुडिशरी में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमें 20% हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन भी है महिलाओं का। इससे जो है इधर 3-4 बैच से काफ़ी ज़्यादा, अब समझ लीजिए आपकी 40-60% का रेशियो हो गया है। अच्छा, रंजना मैडम के समय जब आपने ज्वाइन किया होगा जुडिशरी और सपना मैडम के समय में, तो क्या बदलाव दिख रहा होगा? बहुत बदलाव है। हमारे टाइम में डबल फिगर्स नहीं होती थी, 9 से ज़्यादा फिगर नहीं जाती थी लेडी जजेस की जी, लेकिन अब तो बहुत अच्छी फिगर है और बड़ी हैंडसम लगती है फिगर देखने में। और ये खुशी की बात है। जब मैंने ज्वाइन किया था मिर्ज़ापुर में तो पूरे जजशिप में हम 2 ही लेडी ऑफिसर थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, एक स्टेशन पे 60 हैं तो 30 लेडी ऑफिसर हैं। जी, तो महिलाएं अपने आप को आगे ला रही हैं, प्रूव कर रही हैं। घर पे भी उतने ही सक्सेसफुल हैं और वर्क लाइफ में भी जी जी अच्छे से बैलेंस बना के चल रही हैं और न्याय करने के मामले में वो घर और बाहर दोनों में समान दृष्टि रखती है और डिस्पोजल उनका ज़्यादा ही होता है। जी जी। अच्छा, बात हम जब न्याय की करते हैं, कानून की करते हैं, तो कानूनों का अक्सर दुरुपयोग भी हो जाता है। तो आप एज ए न्यायाधीश के पद पर जब आप होते हैं और उस वक्त यदि कोई आपके सामने इस तरह की कोई बात आती है तो आपके अंदर संतुलन जो बनाना होता है एज ए न्यायाधीश और संवेदनशील आप होते हैं, तो किस तरह से आप लोग संतुलन बनाते हैं उस वक्त? देखिए, निर्णय करते टाइम कानून से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होने पर आपके बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जिसमें आपके हाथ खुले होते हैं जी। फैमिली कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप बैलेंस बना के कर सकते हैं, जो आप परिस्थिति देख के कर सकते हैं। मैं ऐसा ही एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फैमिली कोर्ट में एक मेरे सामने वाइफ हस्बैंड का डिस्प्यूट आया जी। वहाँ पे दोनों के साथ परिवार वाले आते थे, 6-7 आदमी वाइफ के साथ, 6-7 आदमी लोग और औरतें हस्बैंड के साथ, और सब घेरे रहते थे, उनको बात नहीं करने देते थे। एक दिन बाय चांस पर्ची फेंक के और चले गए दोनों वाइफ हस्बैंड।
क्योंकि मैं विजिलेंट थी और परिवार का महत्व था मेरे उसमें, तो वो पर्ची हमने उठवाई। ये लॉ का पार्ट नहीं है कि हम किसी की फेंकी हुई पर्ची देखें, लेकिन मैंने वो पर्ची उठवाई तो दोनों ने लिखा था कि हम साथ रहना चाहते हैं। अब ये एक चैलेंज था कि जब बच्चों को नहीं कहने दिया जा रहा था, माँ बाप नहीं उनको परमिट कर रहे थे कहने के लिए कि हम साथ रहना चाहते हैं, तो फिर कई रात मुझे इस केस को लेके नींद नहीं आई कि ये कैसे इनको मिलाया जाए, बच्चों को क्या करें, कैसे करें। उनके 2 बच्चे थे, एक माँ के पास था, एक बाप के पास था। बहुत चैलेंजिंग था ये। फिर सोचते सोचते ये हुआ कि एक दिन जब ये पेशी पे आए तो पहले एक को भेजा कि वकील को बुला के लाओ, और वकीलों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया था। वकील कह रहे थे कि साहब हम भी चाहते हैं कि ये लोग मिल जाएं, तो वकील को बुलाने पहले एक को भेजा, दूसरे को। जब अकेले वो दोनों रह गए तो हमने उनसे कहा कि आप भाग जाओ। वो भाग गए। ऐसा भी करा हमने और उसका बहुत क्रेडिट मिला, वकीलों ने बहुत क्रेडिट दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पेशकार से वो लिंक में थे। बाद में जब ये साथ रहने लगे तो उनकी एक बेटी हुई, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम रंजना रखा। हमेशा आपको याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब मुझे भी वो केस हमेशा मेरे पटल पे रहता है कि हाँ, और उन दोनों की शक्ल आज भी मुझे याद है। तो मेरे मन को बहुत संतोष मिला कि मैंने एक परिवार बचा दिया। जी जी। और सपना मैडम आप भी बताना चाहती हूँ कि स्टेशन तो नहीं बताऊंगे कि एक मुलजिम था, वो कोर्ट में आता था, तो एक दिन उसके लिए ये आया कि इसको आप पागल घोषित कर दीजिए। डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट आ गई और सिर्फ मेरे ऑर्डर की ज़रूरत थी, पर मेरे मन में आया कि पहले इसको बुला के एक बार देखूं, उससे बात करूं, तब इसे कोई ऑर्डर करूंगी। और बार बार ये आ रहा था कि नहीं नहीं, रिपोर्ट सब जगह आ गई मैडम, आपको बस ऑर्डर करना है। फिर भी मैंने उसको बुलाया, उससे बातें की, बहुत लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, ऐसे कपड़े गंदे गंदे, देख कर लगता होगा कि लगा शायद कि ये ये सही। हाँ। फिर मैंने उससे धीरे धीरे करके बात करना शुरू किया तो मुझे बहुत नॉर्मल सा लगा। फिर ये हुआ कि अच्छा चलो फैमिली के बारे में बातें करें, तो मुझे लगा ये कहीं से पागल नहीं है। फिर मैंने इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट बनाई और मैंने जेल को डायरेक्ट दिया कि पहले इसके बाल कटवाओ, इसे साफ सुथरे करो। फिर मन में आया कि कपड़े मैं दे दूँ, क्योंकि वो कहता था मेरे पास कपड़े नहीं है, ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बिना बताए मैं कपड़े इनके एक ले गई, चुपके से ले गई और उसको बताया नहीं कि किसने दिया। उसको कपड़े दिए, उसको बाल वाल कटवाए। अगली डेट पे जब वो आया तो हमारे कोर्ट में कोई से पहचान नहीं पाया कि वो वही आदमी है, और इतना खुश था वो आदमी जब निकला, बहुत दिन बाद फिर आया मिलने। वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, वरना अगर वो ऑर्डर उस दिन मैं कर देती तो वो पागल खाने में चला जाता। सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वही लगता है कि हाँ हमने न्याय किया किसी के साथ। जब महिलाएं कोर्ट में आती हैं और कभी कभी महिलाओं से कुछ अलग तरह के सवाल जो है वो लॉयर पूछते हैं, या दुर्भाग्यवश किसी महिला के साथ रेप या बलात्कार हो जाता है, उस वक्त जब महिला को पेश किया जाता है तो उसे जो सवाल जवाब किए जाते हैं, क्या वो कभी आपको एज ए महिला न्यायाधीश होने के नाते कहीं चुभते हैं कि जो उस महिला से पूछे जा रहे हैं वो कैसे उसका जवाब दे पाएगी या देना उचित है? क्या महसूस करते हैं आप लोग और किस तरह से न्याय देते हैं उस वक्त? देखिए, पहले तो ये बहुत होता था और एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि इसका मजा लिया जाता था। जी। कोर्ट भी भरी होती थी, सब सुन रहे होते थे और सुनने वाले आ जाते थे, स्पेशली जब ऐसा कोई केस होता था। लेकिन अब हमारे पास प्रोविजन है कि हम इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं जी। और वकील को बिल्कुल डिसअलाउ कर सकते हैं। कोई भी आप ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे जो डेरोगेटरी हो जी, या महिला की इज्जत के खिलाफ कोई बात करेंगे, वो नहीं होगा। और आज वैसे मैं फील करती हूँ कि अब इतना सब नहीं होता, पहले ज़्यादा होता था। जी। बात यदि हम करें कि जुडिशरी फील्ड की, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी जो बातचीत सुनते हुए हमारी बहुत सी सखियाँ जो हैं वो चाह रही होंगी ये जानना कि हम यदि जज बनना चाहें तो जैसे आप लोगों ने जज की परीक्षा पास की होगी, तो कैसे परीक्षा देनी होती है, क्या क्या पढ़ना उसके लिए डिग्री या अनिवार्यता होती है, ये आप बताना चाहेंगे हमारे सखियों को? जज के लिए तो सबसे जो मोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल, वो है LLB की डिग्री। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो समय बहुत बदल गया है। जो हमारे समय में जिस तरह का कंपटीशन था और आज के दौर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन जो क्रक्स है कि आपको किस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए जिसने भी LLB को सीरियसली लिया और 3 साल का या 5 साल का कायदे से क्लास किया, अटेंड किया, लेक्चर किया और पढ़ाई की, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक करना।
बहुत सीरियसली पढ़िए और ये समझ के पढ़िए कि हाँ आगे हमें जाके कंपटीशन में अपीयर होना है और उसको निकालना है, क्वालिफाई करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाउंडेशन आपका वही है, जो बेसिक है लॉ का आप वहीं से सीखेंगे। और फिर LLB करने के बाद आजकल तो प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बात की जाती है, तो करिकुलम काफ़ी चेंज हो गया है। बच्चों को बुकिश नॉलेज के अलावा जो किस तरीके से फील्ड में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आ गई हैं। पहले इतना मूट कोर्ट वगैरह नहीं था, सेमिनार वगैरह लिमिटेड होते थे। अब तो आपको फील्ड में जाने के लिए इंटर्नशिप और बहुत सारे एवेन्यूज़ हो चुके हैं लॉ के, तो बहुत टफ नहीं है, बट आप फोकस्ड रहिए और सिंसियर रहिए। सखियों, अभी हमने सपना त्रिपाठी मैडम से ये जाना कि किस तरह से आप जज बनना चाहती हैं, तो क्या प्रोसेस करना चाहिए, कैसे आपको सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए। पर यदि कोई जज बन गया है और अब उसे इस फील्ड में सक्सेस पानी है, तो रंजना पांड्या मैडम आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सखियों, किस तरह से वो एक सक्सेसफुल जज बन सकती हैं, अपने करियर को ऊंचाई तक ला सकती हैं। देखिए, कुर्सी सब सिखा देती है। जब आप कुर्सी बैठते हैं तो कुछ ईश्वरीय, मैं तो ईश्वर में विश्वास करती हूँ, कुछ ईश्वरीय शक्ति ऐसी आती है कि आपके अंदर से वही निकलता है, जब तक कि अदरवाइज कोई और बात ना हो। बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, जज को आजीवन पढ़ते रहना है। मैं आज भी पढ़ रही हूँ। दूसरी बात, अगर आप स्वेच्छा से पढ़ेंगे तभी आप ग्रास्प कर पाएंगे। जबरदस्ती ना किसी को पढ़ाया जा सकता है, ना किसी को उठाया जा सकता है जी। हमारे यहाँ सीनियोरिटी से प्रमोशन होता है, आउट ऑफ टर्न जनरली बाय एंड लार्ज कोई प्रमोशन होता नहीं है। लेकिन क्वालिटी ऑफ जजमेंट, बिहेवियर, इंटेग्रिटी, ये सब एलिवेशन में जरूर देखे जाते हैं और ये काउंट करते हैं। इसमें IB की रिपोर्ट वगैरह भी ली जाती है जी। हमारे कैरियर का वो एक सपना होता है सबका, क्योंकि जो हाई कोर्ट में एमिनिटीज मिलती हैं, जो इज्जत मिलती है, उसका कोई जवाब नहीं है जी। तो जब महिलाएं देखें किसी महिला जज को कुर्सी पर बैठे हुए, तो अपने आप ही जैसे शरीर में कुछ कंपन सा होता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के हम लोग सुनते हैं तो शरीर में एक आता है, तो उनकी लड़कियों के एकदम आ जाना चाहिए कि ये भी महिला है, ये कुर्सी पे बैठी है, ये भी काम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती जब ये कर सकती है। तो जब वो भाव आएगा तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जरूर सक्सेस पाएंगी। जी बिल्कुल। तो आज सखियों हमने बात की किस तरह से जो हमारी न्यायपालिका में जो हमारी महिला न्यायाधीश हैं, उनके सामने भी किस तरह की चुनौतियां आती हैं, कैसे वो उन चुनौतियों को पार करती हैं, किस तरह से वो न्याय करती हैं, अपने जजमेंट देती हैं। उनको भी इसके पीछे जो एक संघर्ष करना पड़ता है वो भी उनके जीवन में आता है। आज जो हमने बातचीत की उसके लिए समय निकाला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ से सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पांड्या मैडम ने और अपर जनपद न्यायाधीश श्रीमती सपना त्रिपाठी मैडम ने। आप लोगों ने इतनी सार्थक बातचीत आज हमसे की और हमारी सखियों को इससे बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी, प्रेरणा मिली होगी। आप दोनों को स्टूडियोज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।